हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एडवोकेट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं दोबारा से। ये हमारा आज का लेक्चर 2 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। और कल तक की वीडियो में मैंने सेक्शन 13 तक पूरा का पूरा समझा दिया था, इंटरप्रिटेशन विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। और फिर आज हम चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हमें प्रोविजंस देखने को मिलेंगे जनरल एक्सेप्शंस के। अगर किसी भी व्यक्ति का एक एक्ट जो मतलब उसने एक अपराध किया है, अगर इन जनरल एक्सेप्शंस में से उसका एक्ट के इंग्रेडिएंट्स फॉल कर जाते हैं तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसका कोई भी वह अपराध नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसकी सीधी सीधी बात है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस। कुछ भी अपराध नहीं बनेगा जो भी एक व्यक्ति ने किया है, और वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर जाएगा भारतीय न्याय संहिता की। तो जनरल एक्सेप्शंस हमें चैप्टर 3 भारतीय न्याय संहिता में दी गई है, और सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 44 तक दी गई है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता BNS में। और हम इसको रेड विद करते हैं, रेड विद सेक्शन 3, क्योंकि सेक्शन 3 ही गेटवे है। सेक्शन 3 हमें भारतीय न्याय संहिता का ये कहकर चलता है कि भाई सब कुछ इस संहिता में, सब कुछ आपको किसके सारे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, सारे हालात नीचे जोड़ लेना। हर सेक्शन के नीचे इसमें जो जनरल एक्सेप्शन यूज़ की गई चैप्टर 3 में, उन सारे सेक्शंस के नीचे इन्हें जोड़ लेना। अब यह पॉसिबल नहीं था कि भाई हर एक धारा के नीचे जो एक व्यक्ति पर धारा लगेगी, जैसे मर्डर की किसी पर 103 लगेगा मर्डर के लिए भारतीय न्याय संहिता का, तो उसके लिए यह पॉसिबल नहीं था कि जनरल एक्सेप्शन 14 से लेके 44 तक सारी की सारी उस मर्डर सेक्शन 103 के नीचे लिखी जाती। तो इसलिए हमने लेजिस्लेचर ने पहले ही एक चैप्टर 3 में लिख दी, और ये सब सारे प्रावधानों के लिए जो भारतीय न्याय संहिता में हम पढ़ेंगे उनके लिए कॉमन है। ठीक है, तो हम विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड स्टार्ट करते हैं जनरल एक्सेप्शंस को रीड करना। और मैं डायरेक्ट रीडिंग करूँगा आज। ठीक है, हम सेक्शन 14 BNS से रीड करना चालू करते हैं। सो सेक्शन 14, एक्ट डन बाय अ पर्सन, एक्ट किया है एक व्यक्ति ने, बाउंड जो कि बाध्य था, बाधित था, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या एक्ट किया एक व्यक्ति ने तथ्य की मिस्टेक से, तथ्य की गलती से, बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, या फिर वो तथ्य की मिस्टेक से, तथ्य की गलती से यह मान बैठता है, अपने आप को बाध्य मान बैठता है कि वो बाधित है किसके, कानून के द्वारा। पर ऐसा कि होता नहीं है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सेक्शन 14 की बॉडी। हूबहू सेक्शन 76 IPC में हमें ये सेक्शन 14 जो BNS का ये देखने के लिए मिलता था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 भारतीय न्याय संहिता की बॉडी। नथिंग इज़ एन ऑफेंस, तो मैंने बोला था ना कि कुछ भी अपराध नहीं रहेगा, तो ये कह रहा है नथिंग इज़ एन ऑफेंस, कुछ भी अपराध नहीं है, विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़, जो कि करता है एक व्यक्ति जो कि क्या है, हु इज़, और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या जो कि किसकी, तथ्य की गलती की वजह से वो व्यक्ति, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, तथ्य की गलती होती है उससे, पर कानून की कोई गलती नहीं होती उससे, कानून समझने में कोई गलती नहीं है उससे, बस जो तथ्य उसके सामने निकल करके आ रहे हैं वो तथ्यों को समझने में गलती कर रहा है, कानून की कोई गलती नहीं कर रहा है। तो क्या कहेगा, ऑफ लॉ इन गुड फेथ, भाई अच्छे विश्वास में गलती करता है वो भी तथ्य की। ठीक है, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट, और वो अपने आप को बाध्य समझता है कि वो बाधित है कानून के द्वारा इस कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो अगर वो गुड फेथ में कोई कार्य कर देता है तो वो ऑफेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो अपराध नहीं बनेगा। हालांकि तथ्य की गलती होनी चाहिए, गलती कानून की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर अच्छे विश्वास में वो क्या सोचता है वो व्यक्ति कि भाई मैं तो बाध्य हूँ, कानून ने मेरे को बाध्य किया हुआ, बाधित किया हुआ है, ठीक है, ये मेरा दायित्व है, बाउंड हूँ मैं कि मैं इस कार्य को करूँ, और हालांकि वो कर बैठता है एक ऑफेंस। ठीक है, वो और क्या सोचता है कि मेरे को कानून ने मेरे को इम्यूनिटी दी हुई है कि कानून ने मेरे को बोला है कि ये कार्य करो, और हालांकि कानून ने उसको ऐसा नहीं बोला हुआ था, और उससे कोई एक्ट हो बैठता है, तो वो क्या होगा, उसका एक्ट अगर वो गुड फेथ में किया था, मतलब गुड फेथ मतलब अच्छे विश्वास में किया था, तो वो कोई अपराध नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब ये मेरे को पता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया होगा आपके लिए। सो अब इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा सेक्शन 14 भारतीय न्याय संहिता का। ठीक है, तो हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, हम सेक्शन 14 की इलस्ट्रेशन ए जो कि बोलती है, अब देखिए इलस्ट्रेशन ए हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 BNS की। अ सोल्जर, जो कि एक फौजी है, फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, गोली चला देता है मॉब पर, भीड़ पर। और क्यों गोली चलाता है, क्योंकि उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसको आदेश दिया कि तुम गोली चलाओ भीड़ के ऊपर, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। ठीक है, अब सुपीरियर ऑफिसर ने एक सोल्जर को, जूनियर को आदेश दिया है, तो भाई जूनियर उसको मानेगा, अगर नहीं मानेगा तो फिर वो अपने कोर्ट मार्शल वाले एक्ट्स में फंस जाएगा। तो उसने क्या किया, ने भाई फायर कर दिया। आप देखिए, इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, अब ने कन्फर्म करने के लिए मानते हुए जो कमांड उसे मिली है, और जो कानून के द्वारा ये बिल्कुल मान्य है कि भाई
अगर कोई सुपीरियर एक फौजी को कमांड देता है तो उसको वो एक्ट करना ही करना है, ठीक है। तो क्या कहता है, इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। अगर ए ने अब गोली चला भी दी ना कन्फर्मिटी में उस कमांड को मानकर जो कानून ने उसको दी है, तो ए ने यहाँ कोई भी अपराध नहीं किया है। अगर मोम में किसी व्यक्ति को सर पे भी गोली लग जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ए पे बिल्कुल भी मर्डर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि उसने अच्छे विश्वास में अपने सुपीरियर की बात मानी और इसलिए उसने गोली चलाई, ठीक है। किस पर, मोब पर, भीड़ पर, जो कि उनके ऊपर ही कोई अपराध करने आ रही थी, ठीक है। तो ये था इलस्ट्रेशन ए ऑफ सेक्शन 14 BNS। अब सेक्शन इलस्ट्रेशन बी पढ़ेंगे हम। देखिए, ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट, ए जो कि एक अधिकारी है कोर्ट का, अदालत का, ठीक है। बीइंग ऑर्डर्ड बाय डेट कोर्ट टू अरेस्ट वाई, तो उसी जिस कोर्ट का अधिकारी, उस कोर्ट ने उस अधिकारी को ऑर्डर किया कि जाओ गिरफ्तार कर लो किसको, वाई को, ठीक है। एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, और फिर क्या करता है ए, भाई अच्छे से इंक्वायरी भी करता है उसके जहाँ वाई लोकेलिटी में रहता है उसके बारे में पूछताछ भी करता है। तो कहता है एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, भाई उसने ड्यू इंक्वायरी करी, ए ने बिलीविंग जेड टू बी वाई, वो किसी जेड को वाई समझ बैठता है, हालांकि जेड जेड होता है और वो एक जेड को वाई समझ बैठता है और वो वाई को अरेस्ट करने वाला है, लेकिन वो वाई नहीं है, वो जेड है। देखते हैं अरेस्ट जेड, तो वो जेड को अरेस्ट कर लेता है और हालांकि कोर्ट ने क्या बोला था कि वाई को अरेस्ट करके लेकर आओ। तो ये क्या है कि ये तथ्य की गलती है ना कि कानून की कोई गलती नहीं है इसमें। देखिए, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, अब यहाँ भी ए ने कोई अपराध घटित नहीं किया है। अब बाद में अगर ये पता लगेगा कि भाई जिस वाई को तुम पकड़ने गए थे वो ये जेड है, ये वाई तो है ही नहीं, तो अगर जेड उस पर केस चलाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, तो बिल्कुल भी ए को कोई भी सज़ा नहीं होगी, क्योंकि उसने उससे तथ्य की गलती हुई है ना कि कानून से कोई गलती हुई है, ठीक है। और उसने अच्छे विश्वास में बस पकड़ा जाना चाहिए, उसने अच्छे विश्वास में जेड को अरेस्ट कराओ, ना कि किसी इलविल में, बैड फेथ में, ओके। तो वो बच जाएगा, उसको पूरी की पूरी इम्यूनिटी हमारे लॉ के द्वारा, जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन 14 भारतीय न्याय संहिता के द्वारा दे दी जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था, सेक्शन 14 भारतीय न्याय संहिता का जो अब हमारे चलन में आ जाएगा, वो पहले आईपीसी में सेक्शन 76 आईपीसी में दिया होगा, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं, चैप्टर 3 का भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 3 का जनरल एक्सेप्शन का सेक्शन 15 हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, भाई कार्य किया किसी जज ने, और वो कार्य कब किया, जब वो कोर्ट में बैठा था और फैसले फुसले अपना कार्यवाही कर रहा था, ठीक है, तब किया। तो देखिए, अब जजेस को क्या इम्यूनिटी मिली हुई है। देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी अपराध नहीं है, विच इज़ डन बाय अ जज, जो कि किया जाता है, कार्य किया जाता है एक जज के द्वारा, व्हेन एक्टिंग जुडिशली, और जब जज एक्ट कर रहा है जुडिशली मतलब अपने कोर्ट में बैठकर वो कार्य कर रहा है, ठीक है। इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज़, और भाई शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है जो कि उसे किसने दी हुई है, जज को, और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ, या अच्छे विश्वास से वो समझ बैठता है जज कि यह शक्तियाँ जिसकी मैं एक्सरसाइज करूँगा, इन पावर्स को, ये मेरे को कानून में दी हुई है। तो कह रहा है उसने अगर कुछ ऐड कर दिया तो उसको पूरी की पूरी इम्यूनिटी मिली हुई है। तो मान के चलते हैं कोई जज भी भाई ह्यूमन माइंड है, वो भी ह्यूमन एरर हो सकता है। तो मान के चलिए एक कोई अक्यूज का केस उसके सामने चल रहा था, अब जज भाई अपनी जुडिशली कार्रवाई कर रहा है, तो जज ने क्या किया, उस केस में एविडेंसेस को गलत अप्रेजल कर दिया, और उस केस में एक जो अक्यूज था उसको ज़्यादा दिन थोड़ा जेल में कटवा दिया, बेल वगैरह नहीं दी। तो उसने बस ऐसा गुड फेथ में किया होना जाना चाहिए, और उसको क्या लगना चाहिए कि भाई यह पावर मेरे को कानून ने दे रखी है कि भाई अगर ये मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा अक्यूज का वकील, अपराधी का वकील, तो मैं इसको बेल नहीं दूंगा। पर अगर वो बैड फेथ में, इल विल में अगर उसको बेल नहीं देता है, तो उसको इम्यूनिटी क्या मिलेगी, भाई मिल सकती है, क्योंकि वो तभी भी जुडिशली एक्ट कर रहा है, पर साथ में साबित यह करना होगा कि भाई जज की इल विल थी, बैड फेथ था, ठीक है। पर अगर उसने मान के चलिए उसने एक फाइनल सज़ा दे दी उस केस में, जैसे एक जज है और वो किसी एक्स नाम के अक्यूज को ट्राई कर रहा है चोरी के केस में, अब सारी चीज़ें गवाही ववाही सब कुछ पूरी हो जाती है, अब ये एक्स को सज़ा सुना देता 2 साल की, ठीक है। फिर बाद में जाके पता लगता है अपील में कि भाई एक्स ने तो कभी चोरी की ही नहीं थी, एक्स तो बेगुनाह था। तो अब जो उस एक्स ने जेल में ये 2-4-5 महीने ट्रायल के समय काटे, तो अब क्या एक को प्रोसिक्यूट कर सकता है जज को कि भाई तुमने मेरे को जेल कटवाई फालतू में, अब तुम आओ, तुमने मेरे को बंधन में रखा, नहीं। अब यहाँ जज को पूरी इम्यूनिटी मिली हुई है, उसको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उसको लॉ ने यह पावर दी गई थी कि तुम या इन सब व्यक्ति को जो गंदा काम करते हैं उनके खिलाफ क्या कर सकते हो, उनको सज़ा वगैरह सुना सकते हो और तुम्हें कोई आँच भी नहीं आएगी, ठीक है। तो जजेस को प्रोटेक्शन किस में दी गई है, सेक्शन 15 भारतीय न्याय संहिता में। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 16 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। देखिए, एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, भाई एक्ट किया है और एक
कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया था, कोई निर्णय आ गया था और उसके चलते हुए किया है, तो देखिए आप किसको इम्यूनिटी मिलेगी। आप बताता हूँ इसमें कौन कौन व्यक्ति आएंगे। अब देखिए सेक्शन 16 भारतीय न्याय संहिता की बॉडी पढ़ने वाला हूँ मैं। नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ, कुछ भी जो कि हुआ है किसके मद्देनजर चलते हुए, देखिए, और विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट, या फिर जो मांगा गया एक निर्णय ने, एक अधिकारी को, एक व्यक्ति को करने के लिए एक निर्णय ने बोला गया है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, या फिर कोर्ट की अदालत के एक ऑर्डर से एक कार्य होना है परसुएंस में, ठीक है। इफ़ डन वाइल सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, और वो कार्य किया जाता है जब वो निर्णय और ऑर्डर फोर्स में, चलन में चलता रहता है, जब वो एक एक्ट किया जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति के ऊपर, इज़ एन ऑफेंस, तो वो क्या होगा, एक ऑफेंस होगा, ठीक है। पर नथिंग इज़ एन ऑफेंस, ठीक है, वो ऑफेंस नहीं होगा जब तक वो जजमेंट चलन में है और वो जजमेंट और ऑर्डर फोर्स में है और तब वो एक कार्य किया जाता है एक व्यक्ति के ऊपर, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। अब देखिए नोट विथ स्टैंडिंग द कोर्ट में हैव हैड नो जुडिशन, सब कुछ भूल जाइए। जिस कोर्ट ने जजमेंट और ऑर्डर पास किया उसके पास जुडिशन क्षेत्रफल था कि इसको ट्राई करने का नहीं था, कह रहा उस जज को भी कोई परेशानी नहीं होगी, उस ऑफिसर को भी कोई परेशानी नहीं होगी जो परसुएंस में एक जजमेंट और ऑर्डर के एक कार्य कर देता है, ठीक है। टू पास अ जजमेंट और ऑर्डर, ठीक है, क्या क्षेत्रफल नहीं था एक कोर्ट के पास यह जजमेंट और ऑर्डर, निर्णय और एक ऑर्डर पास करने के लिए। फिर भी एक दूसरे नॉन टेरिटोरियल जुडिक्शन वाले कोर्ट ने एक ऑर्डर और जजमेंट पास कर दी और किसी व्यक्ति को कुछ दिक्कतबाजी आ गई इसके चलते, और एक कोर्ट के अधिकारी ने कोई दिक्कतबाजी कर दी किसी व्यक्ति को इसके चलते, तो कह रहा कोई भी ऑफेंस नहीं बनेगा, तब भी कोर्ट के ऊपर भी ना उस अधिकारी के ऊपर भी। तो कह रहा प्रोवाइडेड द कोर्ट हैव हैड नो जुडिक्शन, सॉरी, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ, तो बताया गया है वो अधिकारी जो परसुएंस में काम करेगा, कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराएगा, परसुएंस में काम करेगा, उसने कार्य किया हो अच्छे विश्वास से, गुड फेथ से, बिलीव्स दैट द कोर्ट हैड सच जुडिक्शन, और उसने उस अधिकारी ने, जो कोर्ट का अधिकारी है, जो कार्य करेगा कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर को उसको चलन में डालने के लिए, एनफोर्समेंट में डालने के लिए, तो उसने यह बस गुड फेथ में किया और उसने सोचा कि हाँ भाई मेरे कोर्ट के बाद जिसने मेरे को ये काम सौंपा है, परसुएंस किया है, तो उसके पास सारी की सारी है क्षेत्रफल की जुडिक्शन है, तभी मेरे को काम सौंपा है, ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 16 भारतीय न्याय संहिता का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि हमारा बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, हैंगमैन का, जल्लाद का। अब भाई कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जो कि एक फांसी की सज़ा किसी को अक्यूज को सुनाता है, मान के चलिए एक मिस्टर एक्स है, उसने मर्डर किया था, अब उसकी ट्रायल चली और कोर्ट ऑफ सेशन ने उसको मर्डर की सज़ा सुना दी, फांसी की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट दे दी, डेथ पेनल्टी दे दी। अब क्या होगा भाई, डेथ पेनल्टी कोर्ट ऑफ सेशन ने लिखवा तो दी, क्वांटम ऑफ सेंटेंस में लिखी भाई इसको 1 जुलाई 2024 को इसको हैंगमैन इसको फांसी की सज़ा देगा। तो अब भाई कोर्ट तो नहीं देगा ना, कोर्ट तो उसने लटकाएगा। अब परसुएंस में कौन काम करेगा, कोर्ट की जजमेंट और ऑर्डर की परसुएंस में कौन काम करेगा, जल्लाद काम करेगा। अब जल्लाद को बोलते हैं हम हैंगमैन। अब जैसे आई 1 जुलाई 2024, भाई उसको मिस्टर एक्स को जहाँ फांसी वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं वहाँ उसको लेके आया गया, उसको उसके मुंह पे काला कपड़ा डाला और उसको हैंगमैन ने लीवर पुल किया और उसको फांसी की सज़ा दे दी, उसकी कंप्लीट हो गई, मतलब अब वो मर चुका है मिस्टर एक्स। तो अब क्या होगा, तो अब मिस्टर एक्स के घर वाले उस जल्लाद पर अब कोई केस नहीं चला सकते कि भाई तुमने हमारे बेटे को क्यों मार दिया, तुमने हमारे बेटे को क्यों फांसी चला दी, नहीं, उसको इम्यूनिटी मिली हुई है। और कहाँ इम्यूनिटी मिली हुई है उसको, सेक्शन 16 भारतीय न्याय संहिता में उसको इम्यूनिटी मिली हुई है, ठीक है। तो यह मैं बताना चाहता था, ठीक है। अब ये सेक्शन 16 हुआ, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 17 और भारतीय न्याय संहिता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के देखिए। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड, एक्ट किया है एक व्यक्ति ने जो कि व्यक्ति जस्टिफाइड है, जिसके बारे में जस्टिफिकेशन दी जा सकती है, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, या तथ्य की गलती की वजह से एक व्यक्ति कोई एक्ट कर बैठता है और वो क्या सोचता है कि लॉ उसे जस्टिफाई कर देगा, कानून उसे जस्टिफाई कर देगा, उसने जो गलती की है ना उसको दुनिया के सामने जस्टिफाई कर देगा, मतलब जस्टिसिएबल है उसका एक्ट, नहीं, पर वो तथ्य की गलती से ऐसा सोच बैठता है पर उसका वो एक्ट जस्टिसिएबल नहीं निकलता है, ठीक है। तो अब हम 17 पढ़ेंगे। अब देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी अपराध नहीं है, विच इज़ डन बाय एनी पर्सन, जो कि होता है एक व्यक्ति द्वारा, हु इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ, जो कि जिसे कि लॉ सपोर्ट में खड़ा है उस व्यक्ति की, उसने कुछ एक्ट किया है और उस व्यक्ति ने एक ऐसा एक्ट किया है जिसको लॉ भी जस्टिफाई कर रहा है, मतलब लॉ उसके साथ खड़ा है, ठीक है, सपोर्ट में है। और हु हैज़ रीजन, और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या फिर एक एक्ट होता है एक व्यक्ति द्वारा और वो बस एक्ट कैसे हो जाता है, तथ्य की गलती की वजह से चलते हो जाता है। एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, और तथ्य की गलती थी, कानून की समझने की कोई गलती नहीं थी उस व्यक्ति द्वारा, ठीक है, इन गुड फेथ, और अच्छे विश्वास में हुई है, वो भी तथ्य की गलती और कानून की गलती कोई नहीं थी। बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट, और अपने आप को जस्टिफाइड समझता है कि कानून मेरे को सपोर्ट करेगा इस केस में जो मैं कर रहा हूँ, और जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट, और वो व्यक्ति वो एक्ट कर बैठता है तो वो क्या समझता है कि भाई कानून मेरे को इस चीज़ में सपोर्ट करेगा, और हालांकि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण
वह चीज़ कर बैठता है जो कानून उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाला था। तो बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, गुड फेथ में होना चाहिए और तथ्य की गलती से कोई एक्ट होना चाहिए जो कि जस्टिफाइड बाई लॉ होगा, ठीक है। पर वो क्या होता है, वो एक्ट उसे करना नहीं था, पर वो गुड फेथ में यह सोचता कि हाँ मेरे को लॉ इस चीज़ में सपोर्ट करेगा, मैं ये कार्य कर देता हूँ, पर एक्चुअली उसे वो कार्य नहीं करना होता है। वो जो कार्य करता है वो एक अपराध बन जाता है, ठीक है। तो बस इसमें मेन बात ये गुड फेथ में होना चाहिए, तथ्य की गलती होनी चाहिए, कानून की गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये समझना है। इसमें सेक्शन 17 हमने भारतीय न्याय संहिता का यह पढ़ा। अब ये वैसे तो ये बहुत लंबे लंबे सेक्शन है, नोट्स में जब पढ़ाऊँगा, जब इसको और डिटेल में नोट्स पढ़ाऊँगा सारे हिंदी में, तो अब और अच्छे समझ में आएगा। हम थोड़े रैपिडली वे में बेयर एक्ट को पहले ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब हम सेक्शन 17 की इलस्ट्रेशन समझते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा हमें, ठीक है। अब देखिए, ए सीज जी कमिट वट अपीयर्स टू ए टू बी अ मर्डर। अब ए देखता है कि भाई ए जेड को देख रहा है, और जेड जो एक्ट कर रहा है ना, ए को वो लगता है कि भाई जेड तो मर्डर कमिट करने वाला है। अब देखिए, ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, ए अपने खूब घोड़े दौड़ाकर अपने जजमेंट के बेस्ट, मतलब अपना खूब अच्छे से अच्छा दिमाग लगाकर ए क्या करता है, एग्जैक्टेड इन गुड फेथ, अच्छे विश्वास में ए क्या करता है, उभर आता है और क्या करता है, ऑफ द पावर विच द लॉ गिव्स टू ऑल पर्सन्स ऑफ एप्रीहेंडिंग मर्डर्स, उस शक्ति में आ जाता है जो कानून सभी व्यक्ति को देता है कि जब कोई मर्डर आपके सामने होगा तो आप मर्डरर्स को एप्रीहेंड कर सकते हो, पकड़ सकते हो। तो ए क्या करता है, उत्सुकता में आ जाता है और किसको पकड़ लेता है, जेड को पकड़ लेता है। देखिए, इन द फैक्ट सीज इज जेड, तो इस तथ्य के चलते चलते क्या करता है, ए सीज कर लेता है, जेड को बंदी बना लेता है, जब्त कर लेता है। अब देखिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज़, और उसको बंदी क्यों बनाता है, बस सीज क्यों करता है, क्योंकि जेड को प्रॉपर अथॉरिटीज़ के सामने लेके आया जा सके, मतलब प्रॉपर अथॉरिटीज़ मतलब पुलिस ऑफिसर्स के सामने लेके आया जा सके, ठीक है। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, तो यहाँ ए ने जब जेड को सीज किया, उसको पकड़ा, भाई जेड को पकड़ा होगा तो उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी होगा, उसको नीचे गिराया भी होगा, उसको कहीं रस्सी से बांधा भी होगा, ठीक है, कमरे कुमरे में बंद भी कर दिया होगा, तो यहाँ ए ने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है। अब देखिए, दो इट मे टर्न आउट डेट जेड वॉज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, पर तब भी ए के ऊपर कोई ऑफेंस नहीं बनेगा जब बाद में यह आके जाके स्टोरी बदल जाती है कि भाई जेड जो कर रहा था, जेड किसी का मर्डर करने वाला था, जेड तो सेल्फ डिफेंस में अपना कार्य कर रहा था, तो कह रहा है तब भी ए के ऊपर जो ऑफेंस बनेगा वो कोई ऑफेंस नहीं बनेगा, नथिंग इज एन ऑफेंस, ठीक है। तो ये एग्जांपल था, क्योंकि उसने क्या सोचा कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, अगर मैं ए को लगता है कि भाई जेड अभी मर्डर करने वाला है, ठीक है, उसने बंदूक तानी हुई एक व्यक्ति के ऊपर, तो ए ने क्या सोचा, भाई मैं किसी मर्डर को पकड़ूंगा तो ये तो जस्टिफाइड लॉ मेरे को सपोर्ट करेगा इसकी, हाँ भाई आपने अच्छा काम किया, आपने एक मर्डर को पकड़ा। पर बाद में क्या साबित हो रहा है कि भाई ए तो बाद में क्या निकल करके आ रहा है कि भाई जेड तो जो गोली बंदूक ताने खड़ा था एक व्यक्ति के ऊपर, एक्चुअली वो तो सेल्फ डिफेंस में अपना कार्य कर रहा था, अपना बचाव कर रहा था। तो कह रहा तब भी ए के ऊपर कोई भी आँच नहीं आएगी, उसको पूरी इम्यूनिटी मिली रहेगी, उसके ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 17 का इलस्ट्रेशन भारतीय न्याय संहिता का पूरा। देखिए, ये जो मैंने अपना पढ़ा हुआ है, जो मैंने अपने पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी आईपीसी से बनाई हुई है जनरल एक्सेप्शंस की, हूबहू सेम टू सेम इंटरप्रिटेशन बताता चल रहा हूँ। इसमें दो चार चीज़ें नई और जुड़ती चली जाती, जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नई चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट ने नई चीज़ें इनमें हेल्ड की गई थी, तो जजमेंट के बेस से हम नोट्स बनाते थे और उसके हिसाब से मैं नोट्स पढ़ाऊँगा जब आपको बताऊँगा। अभी तो ये थोड़ा रैपिडली में चल रहा है क्योंकि हमें बेरेट ख़त्म करना है और हमें इतनी भी जल्दी नहीं है बेरेट ख़त्म करने की, तभी मैं थोड़ा स्लो भी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हिंदी में आपको जो समझ में आएगा ना, वो इंग्लिश में कभी नहीं आ सकता, मेरी बात ये मान कर चलिए आप। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 17 का एक केस लॉ पढ़ेंगे, जो कि ईबीसी की बुक में सेक्शन 17 भारतीय न्याय संहिता के नीचे दिया। केस लॉ हम सारे पढ़ते चलते हैं, वो आपको पता ही। अब देखिए, केस लॉ, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, भाई आपराधिक कोई नेग्लिजेंस हुई है, मतलब इनडिफरेंट एटीट्यूड हुआ है, कोई लापरवाही हुई है, तो वो केस लॉ है। आप आपराधिक लापरवाही हुई है, उसका केस लॉ। देखिए, ग्रांट ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय अथॉरिटीज़, ग्रांट कर दिया, एनओसी ग्रांट कर दी अथॉरिटीज़ ने किस चीज़ के लिए, एंड रिन्यूअल ऑफ सिनेमाटोग्राफ लाइसेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो सिनेमाटोग्राफ लाइसेंस होता है, जो फिल्म वगैरह बनती हैं उनका लाइसेंस होता है, उनको रिन्यू किया जा रहा है। देखिए, डज नॉट रिलीव द ऑक्यूपायर लाइसेंस ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस विच आर इम्प्लिसिट इन द इशू एंड रिन्यूअल ऑफ द सिनेमाटोग्राफ लाइसेंस, तो वो क्या करते हैं, वो रिलीव नहीं करते ऑक्यूपायर्स को, लाइसेंसीज को, उनकी ऑब्लिगेशन से, दायित्व से, विच आर इम्प्लिसिट, जो उन पर बने हुए थे, इन द इशू एंड रिन्यूअल ऑफ द सिनेमाटोग्राफ लाइसेंस। जैसे ही भाई लाइसेंस के लिए रिन्यू की एप्लीकेशन लगाई हुई थी, तो वो उनकी ऑब्लिगेशंस को, किसकी, ऑक्यूपायर्स की और लाइसेंसर्स की ऑब्लिगेशन को रिलीव नहीं करते, वो अपना एक्ट करते ही रहेंगे। कभी वो सोचे कि भाई हमारा तो उसका सिनेमाटोग्राफ जो फिल्म वगैरह तो था, कोई व्यक्ति उसका लाइसेंस खत्म हो गया तो हम अपना कुछ और एक्ट करेंगे, उसको छोड़ो, तो नहीं, वो इम्प्लिसिट है, वो अपना कार्य करते रहेंगे। तो एक कौन से केस लॉ में हेल्ड लिया होता, सुशील अंसल वर्सेस स्टेट, सुशील अंसल वर्सेस स्टेट 2014 सुप्रीम कोर्ट में। तो यह केस लॉ थोड़ा
क्रिमिनल नॉलेज के हिसाब से इररिलेवेंट सा है, पर हमने फिर भी पढ़ ही लिया। चलो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 18 भारतीय न्याय संहिता का। देखिए, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। अब देखिए, दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना कब होती है? जब एक कार्य हो रहा था, और वो भी एक कानूनी कार्य हो रहा था, तो उसमें दुर्घटना हो जाती है। तो भाई सेक्शन 18 सेक्शन 18 भारतीय न्याय संहिता में उसका एक व्यक्ति को डिफेंस मिल जाएगा। अब देखिए, अब पढ़ते हैं। नथिंग इज़ एन ऑफेंस, कुछ भी अपराध नहीं है, विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, जो कि हो जाता है, एक कार्य हो जाता है। कैसे हो जाता है, कैसे घटित हो जाता है? एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, और मिसफॉर्चून दुर्घटना पूर्वक हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, या अभाग्य से वह हो जाता है, मिसफॉर्चून से, ठीक है। एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, और एक्सीडेंट होते हुए और मिसफॉर्चून होते हुए जो व्यक्ति से हो रहा है, जो डूअर है, जिससे ये एक्ट हो रहा है, उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन, आपराधिक नियत नहीं थी। इंटेंशन हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया, कोई उसकी मेंसरिया नहीं थी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया नहीं थी, आपराधिक इंटेंशन नहीं थी, मस्तिष्क उसका मलिन नहीं था, उसका माइंड ओके था, उसका माइंड स्वस्थ था, कोई उसके माइंड मलिन नहीं था। तो कह रहा है, और नॉलेज, क्रिमिनल नॉलेज भी इसको नहीं थी, आपराधिक जानकारी भी नहीं थी, ना आपराधिक उसका इंटेंशन थी, ठीक है। तो दोनों हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया और स्लाइट लोएस्ट टू इंटेंशन नॉलेज भी उसमें नहीं थी उस एक्ट में करते वक्त, जो कि एक एक्सीडेंट बना है और मिसफॉर्चून बना, ठीक है। इन द डूइंग ऑफ अनलॉफुल एक्ट, और एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून कैसे हुआ है? विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, विदाउट क्रिमिनल नॉलेज, और कैसे हुआ है? इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट, और एक लॉफुल एक्ट के, कानूनी कार्य के होते हुए कुछ हुआ है, ठीक है। इन अ लॉफुल मैनर, और लॉफुल तरीके से वह कानूनी एक्ट हो रहा था, कानूनी कार्य हो रहा था। बाय लॉफुल मीन्स, और लॉफुल तरीके से, लॉफुल मीन्स को उपयोग करके वह कार्य हो रहा था, ठीक है। एंड विद अ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, और प्रॉपर केयर, सावधानी के साथ हो रहा था, और उसमें कॉशन, पूरे के पूरे प्रिकॉशन लिए होते, तब वह कोई भी ऑफेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो मतलब एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून होता है, एक दुर्घटना हो जाती है एक एक्ट करते वक्त, और वो उस एक्ट में क्रिमिनल इंटेंशन, क्रिमिनल नॉलेज मिसिंग है, और वो कैसे होता है? लॉफुल एक्ट, वो जो कार्य होना था वो लॉफुल एक्ट होता है, वो लॉफुल मैनर से किया जाता है, और लॉफुल मीन्स उसमें उपयोग किए जाते हैं, तो वो, और विद केयर और कॉशन से वह किया जाता है एक्ट, तो वो एक अपराध नहीं बनेगा। तो मान के चलते हैं, ए और बी है, दो दोस्त हैं, ए और बी है, दो दोस्त हैं। तो ए ड्राइव कर रहा है अपनी गाड़ी BMW 3 सीरीज़, और बी साइड में बैठा हुआ है। तो ए बिल्कुल नॉर्मली अच्छे से ड्राइव कर रहा है, बिल्कुल अच्छी लाइन पे, बिल्कुल अपनी करेक्ट लाइन पे, हाईवे पे ड्राइव कर रहा है, और ए बी से पूछता है, भाई अच्छी चला रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बी ने बताया, भाई अच्छी चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 80 की स्पीड पे BMW चला रहे हो 3 सीरीज़, जो कि 200 की स्पीड पे भागती है, आप 80 पे चला रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो यहाँ ए भाई गाड़ी चला रहा है, लॉफुल एक्ट कर रहा है, भाई गाड़ी चलाना लॉफुल एक्ट है, ठीक है। और भाई 80 की स्पीड पे चला रहा है, तो लॉफुल मैनर से कर रहा है, और लॉफुल मीन से कर रहा है, उपयोग कर रहा है। तो अब 2 मिनट बाद ही क्या होता है, एक 10 साल का बालक को उस गाड़ी के आगे मिसफॉर्चून, एक्सीडेंटली एक बाइक चलती रहती है आगे, उससे गिर जाता है, और उसकी BMW 3 सीरीज जो एक ही होती है, वो उस बालक के ऊपर चढ़ जाती है, और बालक मर जाता है। तो क्या यहाँ उस पर ए पर चार्ज लगाया जाएगा कि उसने डेथ की है रैश और नेग्लिजेंस एक्ट से? क्या सेक्शन 304 कैपिटल A IPC का यहाँ चार्ज लगाया जाएगा? तो देखते हैं अब सेक्शन 304 कैपिटल A क्या बन गया हमारे IPC का था, जो अब वो भारतीय न्याय संहिता में क्या बन गया, अब हम वो देखेंगे। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ देखनी। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। हाँ आ गया। हाँ, अब जो हमारा IPC का 304 कैपिटल A था, जिसमें बताया जा रहा था कि क्या है उसमें, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, की मृत्यु कोज की है किसी व्यक्ति की नेग्लिजेंस से, लापरवाही से, तो वो क्या बन गया भारतीय न्याय संहिता में? सेक्शन 106 सब सेक्शन 1 बन गया, ठीक है। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस सेक्शन 106 सब सेक्शन 1 बन गया। तो क्या अब जो वो BMW 3 सीरीज जो A और B बैठे थे, अब वो एक बाइक भी उनके आगे चल रही थी हाईवे पर, अब वो बच्चा एकदम से नीचे गिर जाता है, एक ही गाड़ी BMW उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो मर जाता है। तो क्या भाई अब A पर देखो, पुलिस को तो पता नहीं होता, पुलिस तो उस पर केस बना देगी, पर क्या कोर्ट उसे सज़ा करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी किसकी? सेक्शन 18 भारतीय न्याय संहिता की। वो क्या बोलेगा, उसका एक वकील क्या बोलेगा कोर्ट में कि सर ये तो लॉफुल एक्ट कर रहा था, लॉफुल मैनर में कर रहा था, लॉफुल मीन से कर रहा था, और क्या उसको पता था क्रिमिनल, उसकी इंटेंशन और नॉलेज भी मिसिंग थी, क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं थी, क्रिमिनल नॉलेज भी नहीं थी कि वो उस बच्चे को मारने वाला था। भाई उसको पता ही नहीं था, वो बच्चा एक उसको दिख तो रहा था बाइक आगे चल रही, पर उसको क्या नॉलेज थी कि भाई इसमें से बच्चा आगे रोड पे पड़ जाएगा, हाईवे पड़ जाएगा, मेरी गाड़ी चढ़ जाएगी?
नहीं थी। तो इसमें सर ये तो इसको मेरे क्लाइंट को सेक्शन 18 भारतीय न्याय संहिता की इम्यूनिटी मिलनी चाहिए और इस पर कोई भी केस नहीं बनता, इसको बरी कर दीजिए। तो बिल्कुल 100% ए यहाँ पर बरी हो जाएगा, उस पर कोई भी केस फाइल नहीं होगा। और लेकिन पुलिस ऑफिसर तो केस फाइल कर देता, अभी तो कोर्ट में जाके उसका ए का वकील डिफेंस लेगा। क्योंकि पुलिस ऑफिसर क्यों कर देते हैं? क्योंकि पुलिस ऑफिसर को एक्सेप्शंस वो अच्छी तरह से पढ़ते नहीं, उनको पता ही नहीं होता, ठीक है। पर उनका काम है भाई, एग्जीक्यूटिव का काम है कि किसी ने भी कुछ कांड किया तो उसको जुडिशरी के सामने लेके आए, जुडिशरी भाई लोग को इंटरप्रेट करके उसको छोड़ेगी या सजा देगी, ठीक है। इतना सा सिंपल है। अब हम पढ़ते हैं इसका सेक्शन 18 भारतीय न्याय संहिता का एक इलस्ट्रेशन जो कि और हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, ए इज एट वर्क विद अ हैचेट। ए अब काम कर रहा है, और कैसे काम कर रहा है? एक हैचेट से, मतलब एक कुल्हाड़ी, मान लीजिए एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन। अब कुल्हाड़ी का जो आगे का हिस्सा होता है जिसमें वो शार्प, जिसे कुल्हाड़ी बनती है, अब वो एक तो पीछे डंडा होता है, और भाई जो जिसे पेड़ पुड़ काटे जाते हैं वो कुल्हाड़ी का जो लोहे का शार्प एज होता है वो उड़कर चला जाता है, और एक व्यक्ति उससे एक व्यक्ति को लगता है और वो व्यक्ति मर जाता है, दूसरा व्यक्ति। अब देखिए, किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। जो अब ए जहाँ काम कर रहा था उसके साइड शूट में एक व्यक्ति भी खड़ा होगा। अब जो कुल्हाड़ी से वो काम कर रहा है तो उसका हाथते के आगे जो लोहे का वो टुकड़ा होता है, वो जिससे कुल्हाड़ी वार करती है, वो शार्प वेपन, वो शार्प अब चीज़ उड़कर उसके लग जाती है उस व्यक्ति को जो पास ही खड़ा था। एक अब देखिए, हेयर इफ देयर वॉज नो वांट ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन ऑन पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। अगर यहाँ केयर और क्वेश्चन ली हुई थी ना, यहाँ केयर एंड क्वेश्चन ली हुई थी किसने? ए ने, जब वो कुल्हाड़ी से काम कर रहा था। तो अगर उससे यह कार्य हो जाता है तो उसको कोई अपराध नहीं माना जाएगा। अगर उसने कोई केयर और क्वेश्चन नहीं ली थी, उसने बिल्कुल इनडिफरेंट एटीट्यूड से वो काम कर रहा था कुल्हाड़ी के साथ, तो उसको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो उसको क्या किया जाएगा? उसको पनिशमेंट की जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था। तो यहाँ पे केयर एंड क्वेश्चन विद प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है सेक्शन 18 भारतीय न्याय संहिता के। तो मान के चलिए जो ए था, जो एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, अगर उसको पता है, उसको क्या पता है कि भाई मेरी कुल्हाड़ी का जो ये आगे का पार्ट है, जो ये शार्प पार्ट है जिससे पेड़ पुड़ कटते हैं, ये ढीला है। और वो क्या करता है? वो उसको बार बार एडजस्ट कर रहा होता है, मतलब उसको पिछले 1 महीने से एडजस्ट कर रहा होता है कि भाई ढीला तो है, और उसको कुछ उसमें ऐसा काम नहीं करता कि ये ढीलापन इसका निकल जाए इस कुल्हाड़ी का। पर नहीं, वो जैसे हम देखते हैं ना कि हथौड़े को दीवार पे बांध के उसको टाइट कर लेते हैं पीछे से, उसको ठोक मार के, तो वो ऐसे ही कर रहा है। तो उसने क्या यहाँ प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन लिया था? बिल्कुल भी नहीं लिया था उसने। भाई जब 1 महीने से 15 दिन से उसकी कुल्हाड़ी ढीली हुई पड़ी है, तो उसको पता है, उसको पता है कि मेरा जो मेरा ये शार्प एज वेपन है, जो मेरा शार्प एज का ये कुल्हाड़ी के आगे जो लोहे का पार्ट है, ये निकल भी सकता है। अब दुर्घटनापूर्वक वो जो साइड में एक व्यक्ति खड़ा था उस पर लग गया, तो यहाँ ए को कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी सेक्शन 18 भारतीय न्याय संहिता की, क्योंकि यहाँ वो उसका कोई प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और यहीं पे अगर एग्जांपल में हम ट्विस्ट देते हैं, अगर उसी दिन ही एक हार्डवेयर की दुकान से एक नई कुल्हाड़ी एक एक्स हैचेट खरीद के लाता है, और तब वो काम करता रहता है, और बिल्कुल भाई वो नई कुल्हाड़ी बिल्कुल A1 कंडीशन में, और फिर तब वो काम करता रहता है, एक पेड़ को काटता रहता है, और फिर अब उसका कुल्हाड़ी का जो अगला हिस्सा होता है वो उड़कर एक व्यक्ति को लग जाता है सर में, और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या अब ए को सज़ा होगी? तो यहाँ ए पर बताइए सज़ा होगी? बिल्कुल भी यहाँ ए को बिल्कुल सज़ा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई वो बिल्कुल नया सामान खरीद कर लेकर हार्डवेयर स्टोर से, और तुरंत वो यूज़ करने लग गया। तो वो नया सामान प्रॉपर केयर और क्वेश्चन से तो खरीद के लाया है, ठीक है। तो भाई क्या होगा इसमें? ये एक्ट एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून में आ जाएगा कि उस व्यक्ति की डेथ हुई है, और उसको ए को बरी कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 18 भारतीय न्याय संहिता का, मैंने जो बताया। अब इसकी एक जजमेंट देख लेते हैं, केस लॉ देख लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स हो, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है देखिए। सेक्शन 18 भारतीय न्याय संहिता सेज दैट इफ एनीथिंग इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून इट वुड नॉट बी एन ऑफेंस। टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोविजन इट हैज टू बी शोन। तो सेक्शन 18 भारतीय न्याय संहिता के बेनिफिट, फायदे क्लेम करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? ये 1 देखिए, दैट द एक्ट इन क्वेश्चन वॉज विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। अब जो एक्ट, जो हालात भाई, जो किलिंग है, जो हैचेट उड़ के गया उस व्यक्ति को लगा, तो उस एक्ट में क्या दिखाना पड़ेगा एक को कि क्या था? दैट द एक्ट इन क्वेश्चन वॉज विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, कि भाई ये दुर्घटनापूर्वक हुआ है, एक ही कोई क्रिमिनल इंटेंशन, आपराधिक नियत नहीं थी और आपराधिक जानकारी नहीं थी कि हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी से ये जो मोटा सा पार्ट है, जो ये शार्प एज है, ये जो हथियार है, ये उसको उड़कर चला जाएगा। तो कह रहा है क्रिमिनल विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, यहाँ पर उसको क्वेश्चन में दिखानी पड़ेगी, ठीक है, कि मेरी कोई इंटेंशन और नॉलेज नहीं थी, मिसिंग थी, मेंसरिया, ठीक है, मेंसरिया नहीं था। अब देखिए 2, दैट द एक्ट वॉज बीइंग डन इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, उसको यह भी दिखाना पड़ेगा कि भाई जो एक्ट में कर रहा था, कार्य कर रहा था,
वो लॉफुल तरीके से कर रहा था और लॉफुल साधन उपयोग करते हुए कर रहा था। अब भाई कुल्हाड़ी से पेड़ ही तो कटते हैं, और किससे पेड़ कटते हैं भाई? या तो वो एक जो होंडा का जो ग्राइंडर वो आता है, एक ट्री कटर आता है, वुड कटर आता है, उससे कट सकते हैं। अब या तो ये तो है नहीं कि भाई और किसी वो जेसीबी से पेड़ को उखाड़ रहा था। अगर वो जेसीबी से पेड़ को उखाड़ रहा था तो वो प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन तो करेगा कि भाई साइड में कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है ताकि मैं जेसीबी से लाऊँ पेड़ को उखाड़ूँ और पेड़ ही उसके ऊपर जाके पड़ जाए। अगर ऐसा भी हुआ तो उसको सज़ा मिलेगी। तो वो कुल्हाड़ी से काम कर रहा था और भाई कुल्हाड़ी से पेड़ तो कटते हैं, तो वो लॉफुल मैनर में और लॉफुल मीन्स का उपयोग करते हुए कार्य कर रहा था। उसको इम्यूनिटी मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, डिफेंस मिलेगा। सेक्शन 18 भारतीय न्याय संहिता। अब देखिए अब नेक्स्ट, डेट एक्ट वॉज बीइंग डन विद प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन। तो जो एक्ट वो कर रहा था, जो कार्य वो कर रहा था, जो कि बाद में जाके एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून बना, वो प्रॉपर केयर और क्वेश्चन सावधानी पूर्वक वह एक्ट कर रहा था वो आदमी, जिसके ऊपर अब केस फाइल होगा और वो बरी होगा। ठीक है, तो ये कौन से केस लो में हेल्प किया गया था? ये हेल्प किया गया था अतमेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1998 सुप्रीम कोर्ट। अतमेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1998 सुप्रीम कोर्ट, इसमें हेल्प किया गया था। ठीक है, तो यह हमारा खत्म होता है सेक्शन 18 जो कि मैंने समझाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 जो कि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए, एक्ट लाइकली टू कोज हार्म। एक एक्ट होने वाला है जो कि हानि तो कोज कर सकता है, हानि तो नतीजे में उत्पन्न कर सकता है, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट। पर हानि तो कोज कर सकता है वो एक्ट, पर हुआ है वो किसके? बिना कोई आपराधिक मंशा के, मतलब मेंसरिया की इंटेंशन, जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया है वो इंटेंशन मिसिंग है। भाई एक एक्ट है, एक एक्ट किया गया एक आदमी द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा, वो उससे हानि तो होगी, पर वो हानि के लिए जो व्यक्ति, जो डूअर है, जो एक्ट करने वाला है, उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, मिसिंग है मेंसरिया। अब देखिए, एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, और वो बस चोट जो वो एक एक्ट किया जा रहा है, एक एक्ट जो किया जा रहा है, जो नतीजा एक चोट का बनेगा और क्रिमिनल इंटेंशन के विदाउट हुआ है, और वो किसको रोकने के लिए हुआ है? वो एक्ट किसको रोकने के लिए हुआ है? एक दूसरे हार्म को। ठीक है, तो ये सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता का हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी हमें देखने को मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, ज़रूरत का प्रिंसिपल। तो हमें पहले ये सेक्शन 81 आईपीसी में देखने को मिलता था, पर अब ये हमें सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता में देखने को मिलता है। और इससे क्या हमें देखने को मिलता है? क्या हम एक प्रिंसिपल निकालते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता, बॉडी पढ़ूँगा। अब देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी अपराध नहीं है, मियरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन, सिर्फ वो इस कारणवश वो एक्ट हुआ है, और विद द नॉलेज, भाई जानकारी थी वो एक्ट होने में, कि भाई जानकारी थी वो एक्ट होने में, डेट इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, जानकारी किस चीज़ की थी? हाँ भाई, जो मैं एक्ट करने वाला हूँ इससे हानि पहुँच सकती है एक व्यक्ति को। इफ़ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, पर जानकारी थी पर कोई इंटेंशन नहीं थी, मंशा नहीं थी। ठीक है, पता था भाई हाँ कुछ बड़ा, कुछ दुर्घटना होने वाली है, उस दुर्घटना को रोकने के लिए मैं कोई छोटी दुर्घटना कर देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है? डेट इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म इफ़ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, आपराधिक नियत के बिना वो हुआ है, बट नॉलेज थी उसमें, टू कॉज हार्म। ठीक है, कोई उसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए हार्म कोज करने की। ठीक है, एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग, और जो एक अदर हार्म हुआ है, जो चोट पहुंचाई गई है, वो अच्छे विश्वास में पहुंचाई गई है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग, और बस किस मतलब के लिए? बस रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, और अवॉइडिंग या टालने के लिए। क्या? अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, कोई अन्य हार्म जो कि किसी व्यक्ति को होने वाला है या उसकी संपत्ति को होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए सेक्शन 19 से हमें निकल के आता है प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी का, हमें एक प्रिंसिपल देखने को मिलता है। तो सीधी सीधी बात ये बताता है कि भाई कोई एक व्यक्ति पर कोई बड़ा दुर्घटना होने वाली है, एक व्यक्ति का कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है, और दूसरा व्यक्ति उसकी बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए कोई उसके ऊपर छोटा हार्म कर देता है ना, तो कोई वो अपराध नहीं है। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, क्या एग्जांपल लेके चलते हैं? तो भाई अब देखते हैं, एक स्कूल है जिसका नाम है एक्स स्कूल। ठीक है, एक्स स्कूल, तो उसमें क्या होता है, उसकी छुट्टी हो रही होती है, तो छुट्टी का टाइम हो रहा है, तो सारे बच्चे स्कूल गेट से बाहर निकल रहे होते हैं। तो एक असेलेंट जो कि एक एग्रेसिव शूटर है, जो कि संकी शूटर है, मतलब पागल शूटर है, वो क्या होता है, एक पेड़ के पीछे AK-47 राइफल लिए हुए तैयार रहता है, AK-47 राइफल लिए तैयार रहता है कि जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे, जैसे 100-200 बच्चे बाहर निकलेंगे, मैं सारे बच्चों को शूट कर दूंगा। अब वहीं से एक मिस्टर ए कि वही रोड पर वो स्कूल होता है, हाईवे पर वो स्कूल होता है, तो मिस्टर ए दूर से आ रहे होते हैं, और वो उस संकी शूटर को दूर से देख लेते हैं, मिस्टर ए अपनी गाड़ी से, और वो क्या नॉलेज लगा लेते हैं कि हाँ भाई इसके हाथ में AK-47 राइफल है, ये बच्चों को, उसको पता लग जाता है कि ये बच्चों को शूट करने वाला है, वो बिल्कुल अपनी गन ऐसे उनकी तरफ तान भी लेता है, बच्चों की तरफ। ठीक है, जो बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं स्कूल से। तो अब क्या होता है भाई, कुछ बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिए
ए को पता है ना, अब ए क्या करते हैं, उसके उस शूटर के ऊपर, उस संकी शूटर के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। अब तो ए अब ये ऐसा क्यों करता है भाई, इसको नॉलेज थी ना मैं गाड़ी चढ़ाऊंगा तो इस संकी शूटर को चोट लग जाएगी, ठीक है, पर बच्चों की जान भी तो बच जाएगी। जो AK-47 से वो गोली चलाता है, इतने सारे बच्चे मारे जाते हैं, तो बच्चों की जान बचाई। उसने एक बड़ा हार्म, एक बड़ी दुर्घटना होने से रोकी एक छोटा हार्म कर कर। तो उसने उस मिस्टर ए ने उस संकी शूटर के ऊपर अगर गाड़ी चढ़ा के उसको मौत के घाट भी उतार दिया ना, तो मिस्टर ए को बरी कर दिया जाएगा, उस पर कोई भी अपराध नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसने एक बड़ा हार्म होने से एक छोटा हार्म किया, एक बड़ा हार्म रोका है। और क्यों रोका है, उसकी वजह से उसको छोटा हार्म कर दिया एक संकी शूटर को, ठीक है। अगर संकी शूटर अपने AK-47 से सारी गोलियां चला देता तो कितने बच्चों की जान जा सकती थी, ये बताइए आप। और गुड फेथ में ए ने जो दूर से हाईवे से देखता रहा, भाई पेड़ के पीछे एक संकी शूटर छुपा हुआ है और वो बच्चों पर गोलियां चलाने वाला, तो उसने उस मिस्टर ए ने कार ड्राइवर ने उस संकी शूटर को अपनी गाड़ी से हिट कर दिया और उसको उड़ा दिया। तो अब उस पर पुलिस पार्टी केस तो फाइल कर देगी, यहाँ तूने भाई ये गलत कार्य किया है, इसने क्या गोली चलाई थी। पुलिस तो भाई पुलिस होती है, रस्सी का भी सांप बना देती है, तो लेकिन कोर्ट उसको बरी कर देगा। और कौन से सेक्शन के अंतर्गत करेगा, सेक्शन 19 में उसको डिफेंस दे देगा कि भाई इस व्यक्ति ने एक बड़ा हार्म होने से रोका है एक छोटा हार्म कर, ठीक है। अब भले ही उस संकी शूटर की डेथ हो गई हो, पर वो छोटा हार्म है। इतने सारे बच्चों की डेथ होती जहाँ, अब उस संकी शूटर की हो गई, तो ये छोटा हार्म ही है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। अब एक और देखते हैं हम, एक और इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट का एक केस है। उस लैंडमार्क जजमेंट का नाम है आर वर्सेस डूडले, ठीक है। आर वर्सेस डूडले है, क्यून वर्सेस डूडले, स्टीफन डूडले, ऐसे आर वर्सेस डूडले है इस लैंडमार्क जजमेंट का नाम, ठीक है। डूडले और स्टीफन दो दोस्त है। अब देखिए इसमें क्या होता है, डूडले और स्टीफन और इनका एक और मित्र होता है, 3 दोस्त होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, डूडले और स्टीफन और जो इनका एक और मित्र होता है जिनको ये मार देते हैं, तो ये एक समुद्र भ्रमण पर चले जाते हैं एक बोट में। तो ये तीनों डूडले, स्टीफन और इनका दोस्त समुद्र भ्रमण पर चले जाते हैं एक बोट में, एक नैया में। अब समुद्र भ्रमण में जाते जाते ये लॉस्ट हो जाते हैं। समुद्र तो भाई इतना वाइड है, इतना वास्ट है, ये गुम हो जाते हैं। इनके पास ना भाई खाने को कुछ, ना इनके पास पीने को पानी बचा हुआ। अब समुद्र का पानी पिए तो समुद्र का सोल्टी वाटर कैसे पिए। तो ये क्या करते हैं भाई, इनको 1 हफ्ता हो जाता है, गुम हो गए, समुद्र में भ्रमण करते होते, इनको सी शोर नहीं मिलता, इनको किनारा नहीं मिलता। तो ये क्या करते हैं, ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोबा खेल खेलते और बोलते भाई अब देखो हमारा जीना तो संभव नहीं है, अब हम क्या करते हैं, हमें भूख लगी हुई है, अब हम क्या करते हैं, हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलते हैं और जिसका भी नाम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो में आ जाएगा हम उसको मार देंगे और उसका मांस खा लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो डूडले और स्टीफन था उसका नाम तो अक्कड़ बक्कड़ बो में नहीं आया, पर उस तीसरे मित्र का नाम आ गया। तो उनके तीसरे मित्र को इन्होंने मारकर चीर फाड़ कर खा लिया, इन्होंने उसके फ्लैश को खा लिया। और फिर एक्चुअल में ये 20 दिन बाद शी शोर पर जहाँ एक किनारा होता है वहाँ पर ये आ गए। अब इनके ऊपर केस तो फाइल होना था, क्योंकि ये समुद्र भ्रमण पर 3 लोग गए थे, अब वापस 2 आए हैं, ठीक है। अब इन पर केस फाइल कर दिया, ठीक है। तो केस फाइल हुआ, तो क्या केस फाइल हुआ कि भाई इन्होंने मर्डर कर दिया अपने तीसरे मित्र का, उसका मांस खा लिया फाड़ कर उसको, ठीक है। तो ये अब बोलते हैं कि हमें सेक्शन 81 IPC का डिफेंस दो उस केस में, ठीक है। पर आप तो सेक्शन 90 का डिफेंस मांगते हैं भारतीय न्याय संहिता में। पर इन्होंने उस टाइम में बोला कि भाई हमें क्वीन जी जो केस फाइल हुआ था कि हमें सेक्शन 81 का डिफेंस दो, क्योंकि हमने यह नेसेसिटी, हमारी ज़रूरत हो गई थी भाई, समुद्र में हम भ्रमण कर रहे थे, हम गुम हो गए थे और हमने इसको मार के यूँ खाया, क्योंकि अगर हम इसको मार कर नहीं खाते तो हम मर जाते। तो क्या आप बताइए इसमें उनको डिफेंस मिला होगा, बताइए। नहीं, इसमें उनको डिफेंस, डूडले और स्टीफन को डिफेंस नहीं मिला था, क्योंकि कोर्ट ने क्या हेल्ड किया गया था कि भाई जो नेसेसिटी उत्पन्न होनी चाहिए वो पब्लिक नेसेसिटी होनी चाहिए, जनता जनार्दन के लिए नेसेसिटी होनी चाहिए, ना कि एक प्राइवेट नेसेसिटी। आपने अपने मित्र को चीर फाड़ करके उसका मांस खा तो लिया, क्या ये कोई पब्लिक के लिए ज़रूरी था, ये आपकी जान बचाने के लिए ज़रूरी था ना, तो आपने इसको क्यों मारा, तो आपको सज़ा होगी। तो इस केस में उनको दोनों को कन्विक्शन हो गई थी, ठीक है। उनका प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी का यूज़ नहीं किया गया था, इस्तेमाल उनको डिफेंस नहीं दिया गया था। सिर्फ क्यों नहीं दिया गया था, क्योंकि एक जो नेसेसिटी होनी चाहिए ना जिसका डिफेंस मिलेगा, वो एक पब्लिक नेसेसिटी होनी चाहिए, एक प्राइवेट नेसेसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता का। अब सेक्शन 19 की एक एक्सप्लेनेशन है, वो भी हम स्पष्टीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। अब फिर हम इसका इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे दोनों। अब देखिए, फिर आज हम सेक्शन 20 और 21 सेक्शन 21 तक ही करेंगे, ठीक है। तो मैं सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता की एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण पढ़ने वाला हूँ। देखिए, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, अब ये तथ्य का प्रश्न है, इन सच अ केस, उस मुकदमे में, वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच अ नेचर, जो बड़ा हार्म जो आप प्रिवेंट और प्रोटेक्ट कर रहे थे, प्रिवेंट और अवॉइड करना चाहते थे, क्या वो इस श्रेणी का था
एंड सो इमिनेंट, या इतना क्विक था, इतना मतलब क्विक था कि कुछ भी उसमें आपको सोचने का विचार विमर्श ही नहीं मिला। इमिनेंट एक्ट भी होना चाहिए, मतलब हाँ ये मेरा से टॉपिक छूट गया, इमिनेंट एक्ट भी होना चाहिए, मतलब एकदम से पलक झपकने से पहले आपको डिसीजन लेना है कि हाँ हार्म कोज करना है या नहीं करना। आपने अगर सोच विमर्श इफ बट लगाया तो आपको सेक्शन 81 सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता का डिफेंस नहीं मिलेगा। तो यही देखिए, यही बताया गया एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण में सेक्शन 19 की। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यह तथ्य का प्रश्न होगा इन सच अ केस, उस मुकदमे में जो फौजदारी मुकदमा चलता होगा, वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड, जो हानि बड़ी हानि जो रोकी जानी थी और टाली जानी थी, वो जो सच नेचर क्या वो इस श्रेणी की थी, एंड सो इमिनेंट, या इतनी वो इमिनेंट थी, मतलब इतनी जल्दी वो उसमें थिंकिंग बना ली थी, एज टू जस्टिफाई, कि वो जस्टिफाई मतलब वो क्लेरिफाई सपोर्ट कर सके उस छोटी हानि को, ठीक है, और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग दैट, और एक्सक्यूज कर सके मतलब माफ़ी दे सके कि जब छोटी हानि हुई है आपने उसको एक्सक्यूज कर सके उस एक्ट को जो एक व्यक्ति ने एक्ट किया, छोटा एक्ट किया एक बड़ी हानि को बचाने के लिए, विद द नॉलेज दैट इट इज़ लाइकली टू कोज हार्म। और हाँ, और उसमें क्या थी, नॉलेज भी थी उस छोटे एक्ट को करने में, एक व्यक्ति की नॉलेज तो थी। अब भाई हमारे एग्जाम्पल में जब जो मिस्टर ए, जैसे वो जो सनकी शूटर स्कूल के गेट के पेड़ के पास छुपे, जैसे छुट्टी हो रही बच्चों की तो बिल्कुल तैयारी में बैठा, जैसे बच्चे 201 बच्चे बाहर आ जाएंगे, अभी तो 20 बच्चे, जैसे 200 बच्चे बाहर आ जाएंगे तो सबको कट्ठी गोली मार दूंगा। अब एक को दूर से दिख गया, जो एक हाईवे पर गाड़ी चलाता जा रहा है कि हाँ यार एक सनकी शूटर खड़ा है और AK-47 राइफल लिए खड़ा है, बच्चों को तान रहा है, तो क्या इमिनेंट उसने सोचा, उसने फैसला कर लिया कि इसके ऊपर अब गाड़ी चढ़ाना ही उचित फैसला होगा और बच्चों की जान इसी से बचाई जा सकती है, तो उसने अपनी गाड़ी को उस सनकी शूटर में क्रैश कर दिया। तो ये एक्ट इमिनेंट था, तो उसको इसलिए इसमें डिफेंस मिलना चाहिए 100%, ठीक है। तो ये उसका यही उसका एक उसके केस में यह तथ्य का प्रश्न रहेगा कि भाई जो हमारे ड्राइवर ने, मिस्टर ए ने तुरंत से वो एक्ट किया, जो एक छोटा एक्ट किया, उसकी जान ले ली सनकी शूटर की, क्या वो इतना इमिनेंट था और क्या इस श्रेणी का था कि दूसरे बड़े हार्म को वो एक्सक्यूज कर सकता है। तो भाई हमारे एग्जाम्पल में बिल्कुल था, क्योंकि जहाँ वो 200 बच्चों को शूट करता वो सनकी शूटर, वहाँ ए ने गाड़ी चढ़ा के उसको ही मार दिया, तो हमारा ये एक्ट बिल्कुल जस्टिसिएबल है और बिल्कुल एक्सक्यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये छोटा एक्ट उस बड़े एक्ट को एक्सक्यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो पर ये तथ्य का प्रश्न रहेगा, कोर्ट इसके बारे में दिमाग लगा के यूज़ करेगी कि भाई क्या ये तथ्य का क्वेश्चन डिसाइड हो रहा है ए के फेवर में या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तथ्य का प्रश्न होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता का, और सेक्शन 81 जो IPC का था, जो अब रिप्लेस हो गया है, जो सेक्शन 19 बना दिया हमारा भारतीय न्याय संहिता का, ये पेपर में जनरल एक्सेप्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, हमेशा इसमें से क्वेश्चन देते हैं। और बस क्या देते हैं पता है आपको, जो स्पष्टीकरण है ना कि किस श्रेणी का वो एक्ट था जो होने वाला था, बड़े वाला, और आपने एक अपराधी ने जिस पर केस की ट्रायल चल रही है, जिसको डिफेंस लेना है 19 का भारतीय न्याय संहिता का, क्या उसका जो एक्ट था क्या वो एक्सक्यूज कर सकता था उस बड़े एक्ट को, ठीक है। और ऑब्वियसली वो नॉलेज के साथ किया उसने, हमारे ड्राइवर की जो ए ने भाई नॉलेज थी ना उसको कि मेरी गाड़ी उस पर चढ़ेगी तो उसकी मृत्यु ही होगी, तो नॉलेज के साथ हुआ है, तो क्या वो जो छोटा एक्ट उस बड़े एक्ट को जस्टिसिएबल उसको सपोर्ट कर रहा है, तो यही एक तथ्य का क्वेश्चन होगा। तो यही आता है कि वेदर द बिग एक्ट विच वॉज प्रिवेंटेड and the small act which was done to prevent or avoid the big act is such of a nature that the act of person who is accused of current offense is be excused। तो yes it is a question of fact, बस यही आता है, क्या हो तथ्य का क्वेश्चन होएगा, क्या होगा, तो आपको गोला मारना है yes it is a question of fact। तो ये क्या आएगा सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता में, yes it is a question of fact, ठीक है, आपकी बात क्लियर हो जाएगी। अब सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता में मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं, वो मेरी वही वाली बात बाद में कराऊंगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 19 की एक्सप्लेनेशन भी हो गई। अब हम सेक्शन 19 का इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए देखिए, ए द कैप्टन ऑफ अ वेसल, ए एक समुद्री जहाज का कैप्टन है, उस्ताद है। अब देखिए, सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, भाई कुछ भी उसने फॉल्ट और कुछ भी उसने लापरवाही उसके पार्ट से उसके भाग से नहीं हुई है। क्या होता है, सडनली एक चीज़ होती है, सडनली का मतलब ही इमिनेंट है, इमिनेंट मतलब एकदम से सडनली एक चीज़ होती है, क्या होती है, फाइंड्स हिमसेल्फ इन सच अ पोजीशन डेड, अपने आप को वो ए जो कैप्टन है समुद्री जहाज का, वो क्या अपने आप को एक पोजीशन मतलब एक अपने आप को एक सिचुएशन में पाता है, और क्या वो सिचुएशन है, बिफोर ही कैन स्टॉप हिज वेसल, कि भाई उससे पहले वो अपना वेसल स्टॉप कर पाए, अपनी समुद्री जहाज को रोक पाए, तो क्या होने वाला है, ही मस्ट इनएविटेबली रन डाउन अ बोट बी, तो वो उससे पहले अपनी समुद्री जहाज को रोक पाए, वो अपनी जहाज बी की बोट पर चढ़ा देगा, एक बी बोट है उस पर चढ़ा देगा। अब देखिए, विद 20 और 30 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, और जिस पर उस बी बोट पर 20 और 30 पैसेंजर हैं, ठीक है, वो
वो उस पर वो अपनी बड़ी सी जहाज चढ़ा देगा उन बोट पर। क्यों चढ़ा देगा? अनलेस ही चेंजेस द कोर्स ऑफ हिज वेसल। भाई अनलेस, एक्सेप्शन क्या है भाई, वो असमर्थ है अपनी उस बड़ी सी समुद्री जहाज का रास्ता बदलने में, ठीक है, ऐसा सिचुएशन में बैठा हुआ फंसा हुआ है वो, देखिए। एंड डेट बाय चेंजिंग हिज कोर्स ही मस्ट इनकर रिस्क ऑफ रनिंग डाउन बोट सी विद ओनली 2 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। और भाई अगर वो अपनी 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 जहाज को घुमा देता है तो वो बस एक सी बोट को टक्कर मारेगा, और सी बोट में सिर्फ 2 पैसेंजर हैं, ठीक है, सिर्फ 2 पैसेंजर। अब देखिए, विच ही मे पॉसिबली क्लियर, अब वो सी बोट पर वो चढ़ा भी देगा और उससे पार भी निकल जाएगा और उसकी सिचुएशन से वो निकल भी जाएगा। अब देखिए, हेयर इफ ए अल्टर्स हिज कोर्स विदाउट एनी इंटेंशन टू रन डाउन द बोट सी, अगर ए यहाँ अपनी बोट की जो बड़ी सी समुद्री जहाज, जो कैप्टन अपनी बोट को घुमा लेता है और अल्टर कर लेता है अपनी जहाज का जो जो उसका डायरेक्शन होती है सी बोट की तरफ, तो क्या होता है, विदाउट एनी इंटेंशन, और उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई मैं चढ़ा कर ही मानूंगा, हो सकता है वो अपनी पूरी 100% कोशिश कर रहा हो कि मैं रोक ही लूँ बोट को, पर उससे रुक नहीं रही है। अब देखिए, एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग द डेंजर टू द पैसेंजर ऑफ द बोट बी, और अच्छे विश्वास में कि भाई बी बोट के पैसेंजर्स को, जो 20 और 30 पैसेंजर बैठे बी बोट में, उन पर मेरी बोट ना चढ़ जाए, उन पर मेरी बड़ी समुद्री जहाज ना चढ़ जाए और वो बच जाए, बेशक से मैं सी बोट पे जो 2 व्यक्ति बैठे हैं उनकी तरफ अपनी नैया मोड़ लेता हूँ। तो अब क्या होता है, ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, तो वो कोई अपराध का गिल्टी नहीं होगा जो कैप्टन ए है। क्यों नहीं होगा? दो ही में रन डाउन द बोट सी बाय डूइंग एन एक्ट, फिर भी अगर वो चढ़ा भी देना सी बोट पर जिसमें 2 पैसेंजर बैठे हुए, वो मर भी जाते हैं वो पैसेंजर, तब भी वो गिल्टी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? विच ही न्यू वॉज लाइकली टू कोज डेट इफेक्ट, और उसे पता भी था अगर भाई मैं अपनी बड़ी सी समुद्री जहाज उस सी बोट के पैसेंजर की तरफ मोड़ दूंगा और मेरी जहाज उन पर चढ़ेगी बोट के ऊपर, तो वो मर भी जाएंगे। उसको नॉलेज थी ना, तो ये कह रहा है, इफ इट बी फाउंड एज द मैटर ऑफ फैक्ट डेट द डेंजर विच ही इंटेंडेड टू अवॉइड वो सच एज टू एक्सक्यूज हिम इन इनकरिंग द रिस्क ऑफ रनिंग डाउन द बोट सी, अगर तो ये क्या होगा, इफ इट बी फाउंड एज अ मैटर, अगर ये बातें पाया जाता है एक मुद्दा ऑफ फैक्ट, एक तथ्य का मुद्दा ये पाया जाता है, डेट द डेंजर की वो खतरा ऐसा था, विच ही इंटेंडेड टू अवॉइड, जो उसकी नीयत थी बचाने की, टालने की, वो सच एज टू एक्सक्यूज हिम, की वो उसको एक्सक्यूज, उसको माफ़ी प्रदान कर सके, किसकी, इन अकरिंग द रिस्क ऑफ रनिंग डाउन द बोट सी, कि भाई जो रिस्क मैंने अकर किया वो रनिंग डाउन जो बोट सी हो गई, उसका जो मुद्दा वो मैटर ऐसा ही बन गया था कि भाई मेरे को सी बोट पर चढ़ाना पड़ा, क्योंकि बी बोट पर 20 से 30 व्यक्ति बैठे थे। तो क्या ए पर केस फाइल होगा? केस तो फाइल होगा, पुलिस पार्टी कर देगी क्योंकि वो नासमझ सी होती है, लेकिन कोर्ट उसको, उस कैप्टन को, बड़ी सी समुद्री जहाज के कैप्टन को बाइज्जत बरी कर देगी। और कौन से सेक्शन के अंतर्गत करेगी? सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कर देगी। अब सीधी सीधी बात, जो मैंने इतना बड़ा इलस्ट्रेशन पढ़ी उसकी सीधी सी बात बता दूँ, क्या बता दूँ, ए एक कैप्टन है, ठीक है, वो एक ऐसी सिचुएशन पड़ जाता है, मान के चलिए बी बोट भी सामने से आ रही है और सी बोट भी सामने से आ रही है, ठीक है, पर वो अब कैसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि भाई अगर बी बोट वाले ने थोड़ी राइट में अपना हैंडल नहीं काटा तो उसको टक्कर लगेगी, और सी बोट वाले ने अगर इस साइड अपना लेफ्ट में हैंडल नहीं काटा तो उसको टक्कर लगेगी, ठीक है। तो वो क्या सोचता है, भाई बी बोट को तो मैं बचा लेता हूँ क्योंकि उस पर 20 से 30 लोग बैठे हुए हैं, और मैं अपनी बोट को, नैया को, बड़ी सी समुद्री जहाज को सी बोट की तरफ मोड़ देता हूँ, उसमें सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं। अगर वो बिना किसी इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन के ऐसा कार्य करता है और गुड फेथ में कर रहा है, तो बेशक से वो सी बोट के दोनों व्यक्ति को मार दे, किलिंग कर दे, उसकी बोट उस पर चढ़ा दे, दोनों व्यक्तियों पर, उस पर कोई भी केस फाइल नहीं होगा। सिर्फ उसको नॉलेज थी, कैप्टन को नॉलेज थी, हाँ भाई मेरी बोट उन पर चढ़ेगी, मैं बी बोट के 20 से 30 लोगों की ज़िंदगी तो बचा रहा हूँ, एक बड़ा हार्म होने से तो बचा रहा हूँ, पर मैं सी बोट के 2 लोगों की ज़िंदगी भी तो ले रहा हूँ। उसको नॉलेज थी, हाँ भाई मेरी बोट चढ़ जाएगी तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, पर ये क्या है, इतना सडन एक्ट है, इतना इमिनेंट एक्ट कि ये करना जरूरी हो गया। वो ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ। अब उसने अपनी सी बोट पर अपनी जहाज चढ़ा दी, बड़ी सी समुद्री जहाज, और वो दोनों लोग जो सी बोट पर बैठे हैं वो मर गए। तो अब जो ए कैप्टन रहेगा उस पर कोई भी केस, उसको सज़ा नहीं होगी, उसको बाइज्जत एक्विट कर दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी है। इसमें क्या नेसेसिटी थी भाई, 20 या 30 लोगों की जान बचाना जरूरी है या उन 2 लोगों की जान बचाना जरूरी है, ठीक है। तो यह उसका एक्ट ए द कैप्टन का एक्ट सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत फॉल कर जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी है, ठीक है। अब देखिए, अब एक और पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन बी पढ़ते हैं सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता की। ए इन अ ग्रेट फायर, एक बहुत ही भयंकर आग में फंसा हुआ है, पुल्स डाउन हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कन्फ्लेग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो वो क्या करता है, हाउसेस को गिराना चालू कर देता है, लकड़ी के हाउसेज होंगे उनको गिराना चालू कर देता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कन्फ्लेग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग। और किस क्या मकसद उसका भाई, कि मैं हाउसेस को गिराना चालू कर दी, आग जो फैल रही है वो रुक जाएगी, ठीक है, वो आग जो रुक जाएगी जो फैल रही है, ठीक है। ही डज दिस विद द इंटेंशन इन गुड फेथ, तो वो इंटेंशन के साथ भी करता है, भाई हाउस में लकड़ी का हाउस किसी को गिराऊंगा, जो लकड़ी का हाउस है मैं किसी को गिराऊंगा तो भाई वो लकड़ी का हाउस गिरेगा नहीं, चलो उसका टूट जाएगा वो हाउस। और अच्छे विश्वास भी करता है। अच्छा विश्वास क्या है कि भाई आग को फैलने से रोकना है। देखिए,
ऑफ सेविंग ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी। और वो क्या कर रहा है कि भाई जो आग फैल रही है उससे इंसानी ज़िंदगी जो आगे फैलती जाएगी और किसी कोई इंसानी ज़िंदगी मर भी सकती है, उसको बचाया जा सके, या और अन्य व्यक्तियों की प्रॉपर्टी संपत्तियों को बचाया जा सके। तो कह रहा है हेयर if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse age act age not guilty of। अगर इस सर्कमस्टांस में इस फौजदारी मुकदमे में यह पाया जाता है, जब ट्रायल चलती है एक ही कि यह पाया जाता है कि जो ये हार्म था, जो ये हार्म भाई छोटे मोटे घरों को, लकड़ी के घरों को गिराया गया, तो ये इस नेचर का था, इस श्रेणी का था कि ये इस श्रेणी का था और इतना इमिनेंट और सडन था कि आग को रोकने से तुरंत बचाना था। तो वो क्या होगा, एज टू एक्सक्यूज एज एक्ट, कि वो एक एक्ट को माफ़ी दे देगा कि भाई उसने मान के चलो कोई चोल में आग लग गई, और चोल में है लकड़ी के छोटे बहुत सारे घर, बहुत सारे कैबिन। तो क्या हुआ, अब एक कैबिन से आग लगना चालू हुई, एक को पता लग गया भाई आग लगना चालू हो रही है, तो पहले तो वो बहुत सारे व्यक्ति को बाहर निकाल रहा है, तो अब क्या होगा, अब मान के चलिए एक कमरे में कोई 10 साल का बच्चा वो बाहर नहीं निकल पाया, अब एक को इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि भाई वो बाहर नहीं निकल पाया, अब तो क्या होगा भाई, ए जो फायर है वो उस कमरे तक जा रही है जिसमें बच्चा सो रहा है। अब ए क्या करता है, एक जो दूसरी लकड़ी की दीवार होती है दूसरे किसी फ्लैट की, दूसरे किसी चोल में किसी घर की, उस दीवार को तोड़ देता है ताकि ये दीवार आग पहले इसी को ख़त्म कर दे, आग पहले इसी को जला के खाक कर दे, इतने में मैं बच्चे को लेके चला जाऊँगा। तो उस घर का मालिक ए पर कोई केस नहीं चला सकता कि भाई तूने तो मेरी प्रॉपर्टी पर डैमेज कर दिया, तूने तो मेरी प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया था और तूने इस बच्चे की जान बचाने के लिए ऐसा किया। तो सिर्फ उसका एक्ट ये जस्टिफाई है, उस नेचर का है और इमिनेंट भी है भाई, आग तो बचानी, तो इमिनेंट फैसले लिए जाते हैं, सडन फैसले लिए जाते हैं कि भाई कैसे आग बुझेगी। तो ठीक है, अब उसको ए को कोई सज़ा नहीं मिलेगी अगर यह केस में जज के द्वारा पाया जाता कि उसका ये एक्ट इतना सडन था और इस नेचर का था कि यह हार्म जो इसने ये हार्म किया ये जस्टिसिएबल है। ठीक है, ये बड़ा हार्म होने से रोका इसने छोटे हार्म करके। ठीक है, तो उसका एक्ट उसको पूरी इम्यूनिटी मिल जाएगी ए को कि उसने आग को आगे फैलने से कन्फ्लिग्रेशन से बचाया। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता का पूरा मैंने समझाया। इसके वही मेरा जो कहना है, थोड़े बहुत नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, और वो मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में जब बेरट पूरा हो जाएगा तब पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब थोड़े हम इसके केस लो देख लेते हैं सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता के, जो कि इंपॉर्टेंट। अब देखिए केस लो, हार्म, अब हानि क्या होती है देखिए, द एक्सप्रेशन हार्म इन सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता इंक्लूड्स, जो एक्सप्रेशन हार्म है सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता में, उसमें क्या क्या शामिल है देखिए, क्या क्या है, फिजिकल हार्म, कोई फिजिकल हार्म मतलब कोई फिजिकल हार्म भी उसमें शामिल है, मतलब शारीरिक चोट, शारीरिक हानि भी शामिल है। तो ये कौन से केस लो में हेल्ड किया गया था, विदा मिनीजिस वर्सेस यूसुफ खान, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1966 सुप्रीम कोर्ट। तो कौन से केस लो में हेल्ड किया गया था कि हार्म जो सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता में दिया गया उसमें क्या शामिल है, फिजिकल हार्म भी शामिल है। ठीक है, फिजिकल इंजरी भी शामिल है, शारीरिक चोट भी शामिल है। विदा मेनेजिस वर्सेस यूसुफ खान, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1966 सुप्रीम कोर्ट, इसमें हेल्ड किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट केस लो हम पढ़ते हैं, क्रिमिनल इंटेंशन। अब क्रिमिनल इंटेंशन क्या होती है, आपराधिक इंटेंशन मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस, आपराधिक नियत बुद्धि। क्रिमिनल इंटेंशन देखिए उसके ऊपर केस लो है, प्रोटेक्शन टू एक्ट डन विद इन नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म इज अवेलेबल व्हेन एक्ट इज डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट टू कॉज हार्म इन गुड फेथ एंड फॉर प्रिवेंटिंग अदर हार्म, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। तो ये कहा गया है जो प्रोटेक्शन, जो रक्षा मिलेगी एक व्यक्ति के एक्ट को जो उसने किया है, नॉलेज के साथ किया, जानकारी के साथ किया है कि जो मैं एक्ट करने वाला हूँ किसी व्यक्ति को चोट पहुँच सकती है, तो कैसा होना चाहिए, लाइकली टू कोज हार्म इज अवेलेबल, तभी अवेलेबल होगी, तभी मिलेगी उस व्यक्ति के एक्ट को, व्हेन एक्ट इज डन, जब वो व्यक्ति एक्ट करता है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, उसकी क्रिमिनल इंटेंशन, उसकी आपराधिक इंटेंशन हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस नहीं होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई चोट लग सकती है, पर इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। भाई इंटेंशन और नॉलेज में कितना फर्क है, इंटेंशन मतलब हाँ चोट मारनी ही है, किसी भी हाल में मारनी है, और नॉलेज हाँ भाई मार ही दूंगा, ये नॉलेज होती है। ठीक है, अब ये देखिए, व्हेन एक्ट इज डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट टू कोज हार्म, पर एक्ट किया गया है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन मिसिंग है, और तब एक छोटा हार्म कोज किया गया, एक हानि पहुंचाई गई। ठीक है, इन गुड फेथ, और अच्छे विश्वास से पहुंचाया गया नॉलेज के साथ, एंड फॉर प्रिवेंटिंग अदर हार्म, और दूसरे बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए वह छोटी हानि पहुंचाई गई। तो ये कौन से केस लो में हेल्ड किया गया था, कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। दोबारा बताता हूँ, कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट, इसमें हेल्ड किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता का पूरा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 20 और भारतीय न्याय संहिता, फिर हम 21 पढ़ेंगे, फिर आज की क्लास हम खत्म कर देंगे। ठीक है, अब हम सेक्शन 20 भारतीय न्याय संहिता पढ़ने वाले। देखिए, एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज।
अब कार्य किया है एक कार्य किया है जो कि अपराध बनेगा। पुलिस पार्टी ने तो केस फाइल कर दिया है एक बच्चे के ऊपर जो कि 7 साल या उससे कम की उम्र का है, 7 ईयर्स या 7 ईयर्स से कम की उम्र का है, ठीक है। तो वो कोई अपराध नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसकी बॉडी पढ़ते 20 की, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। कुछ भी अपराध नहीं है जो कि एक बच्चे द्वारा किया जाता है, एक बालक द्वारा किया जाता है, और वो बालक जब वो एक्ट कर रहा है उस टाइम वो कितने आयु का है, 7 साल या 7 साल से कम की आयु का है। तो उसने चाहे कुछ भी कर दिया, उसने चाहे मर्डर कर दिया हो, उसने चाहे गलती से किसी की दूध में शीशे मिला दिए हों, भाई बच्चे कर देते हैं, भाई गलती से शीशे मिला दिए, भाई कहीं घर में बल्ब फूट गया, बच्चे ने उठाकर एक पीस अपने पास रख लिया और क्या किया, उसको चूरा बनाकर अपने पापा की ड्रिंक में अपने पापा के दूध में मिला दिया। तो अब क्या हुआ, या उसके पापा रात को पैक पी रहे थे, भाई 6-7 साल के बच्चे ऐसे तो हो ही जाते हैं, उसके पापा पैक पी रहे थे, उसमें बर्फ़ मिला दी कि पापा को आया ना आज वो बल्ब का चूरा मिला दिया, जो कांच का चूरा होता है ना वो मिला दिया। अब भाई दारू के साथ उसके पापा उस चूरे को पी गए। अब भाई अंदर जाके क्या होता है, जैसे जो शीशा होता है ना वो अगर बॉडी में मिल जाता है तो शरीर फट के बाहर निकलता है वो शीशा। तो क्या हुआ भाई, उसके पापा परलोक सुधार गए। तो क्या हुआ, अब उस बच्चे को सज़ा होगी कि उसने अपने पापा की जो ग्लास का चूरा है, जो बल्ब का चूरा है, उसको अफोर्ड कर उसकी मृत्यु को कर दी? बिल्कुल भी नहीं होगी। उसकी इम्यूनिटी मिल जाएगी उस बच्चे को सेक्शन 20 भारतीय न्याय संहिता के अंदर सीधा ये बताता है। इसमें हमारी एक लीगल मैक्सिम भी है सेक्शन 20 भारतीय न्याय संहिता में, सीधी क्या है, डोली इन कपैक्स, ठीक है, DOLE डोली इन कपैक्स, INCAPEX डोली इन कपैक्स, ठीक है। तो 7 साल या 7 साल से कम का कोई बालक, चाहे मेल है चाहे फीमेल है चाहे ट्रांसजेंडर है, अगर वो कोई अपराध कर देता है तो वो कोई भी अपराध नहीं है, तो चाहे वो किसी को गोली भी मार दे, मान के चलिए ए एक बच्चा है और एक्स उसका पापा है, उसके पापा एक्स के पास एक लाइसेंसी गन है, लाइसेंसी रिवॉल्वर है। तो क्या होता है भाई, अब वो 5-6 साल का हो रहा होता है बच्चा, भाई कार्टून देख के पूरा ट्रेंड हो जाता है, मतलब कि भाई ऐसी गन चलती है, ऐसे चलती है, वो कार्टून की गन देखता है। तो अब उस बच्चे को एक हो जो उसके पापा की गन होती है, एक्स की वार्डरोब में रखी रहती है, वो मिल जाती है। तो वो क्या करता है, उसमें गोलियां डालता है, भाई कार्टून से सब कुछ सीख चुका होता है, गोलियां डालता है वो 5 साल का बच्चा, और उसको ऐसे फिरकी घुमा के उसको बंद करता है और अपने पापा को रात को धप्पा कर देता है, बोलता है पटक, शूट कर देता है। तो क्या होता है, मिस्टर एक्स की कॉन्सिक्वेंटली डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पे मिस्टर ए जो उसका बालक है, जिसने मिस्टर एक्स की लाइसेंसी गन से अपने पापा को मार दिया, उस पर कोई भी सज़ा नहीं होगी, उसको मर्डर केस के लिए ट्राई नहीं किया जाएगा, ना ही तो उसको और अन्य अपराधों के लिए ट्राई किया जाएगा, ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 20 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 21 भारतीय न्याय संहिता का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 20 हमें बता रहा था डोली इन कपैक्स, लेकिन सेक्शन 21 हमें बताएगा वॉन्ट ऑफ मैच्योरिटी, कि भाई हाँ अभी इसमें मैच्योरिटी समझदारी आनी बाकी है या नहीं है, ठीक है। वो तो सेक्शन 21 में जो अपराध होगा वो उसको समझाता हूँ आपसे कि सेक्शन 21 भारतीय न्याय संहिता का जो जनरल एक्सेप्शन है वो लास्ट हमारे आज की समझाता हूँ। देखिए, एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, एक एक्ट किया है, एक कार्य किया है, ओबियसली एक्ट कौन सा किया है, एक अपराध किया है, और वो कोसने किया है, एक बालक है जो कि 7 साल से तो उम्र से ज़्यादा का बालक है, 7 साल से उसकी आयु ज़्यादा है, पर 12 साल या 12 साल से वह नीचे का है, ठीक है। ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, और पर वो बालक जो 7 साल से ऊपर का और 12 साल से नीचे का है, उसमें इमेच्योर मतलब वो ना समझ है, उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो क्या होगा, अब देखिए सेक्शन 21 भारतीय न्याय संहिता का हम पढ़ रहे, बॉडी, नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी अपराध नहीं है, विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, जो कि होता है एक बालक के द्वारा जो कि 7 साल से ज़्यादा की आयु का है और 12 साल से कम की आयु का है, हु हैज़ नॉट अटेंड सफिशिएंट मेजोरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसने अभी अटेंड नहीं की है, प्राप्त नहीं की है, सफिशिएंट उचित समझदारी उसने प्राप्त नहीं की है, टू जज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट, कि वो जज कर सके, निर्णय ले सके कि भाई वो जो एक्ट कर रहा है उसके परिणाम क्या निकलने वाले हैं उसके व्यवहार से, ऑन डैट ओकेशन, उस एक ओकेशन पर, उस एक ओकेशन मतलब उस एक अवसर पर, ठीक है। तो भाई सीधी बात है, अगर 21 में कुछ भी ऑफेंस नहीं बनाना था 7 साल से और 12 साल के कम के बालक का, तो सीधा 20 में ही क्यों ऐड नहीं किया भाई, सेक्शन 20 में इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि जो अब 7 साल या 12 साल के कम की उम्र का कोई बालक एक्ट करेगा तो उसको पूर्ण तरीके से डिफेंस नहीं दिया जाता है। अब जज उसका लेवल ऑफ मैच्योरिटी चेक करता है, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट से, मेडिकल जो मेडिकल ये डॉक्टर वगैरह होते हैं, ये अपनी रिपोर्ट लगाते हैं, उसके ऊपर टेस्ट करते हैं कि भाई क्या इसको इतनी समझदारी थी कि जो ये एक्ट कर रहा था, ये इसकी कॉन्सिक्वेंसेस को, इसके परिणाम क्या निकलने वाले इसके एक्ट से, जो इसको ये एक्ट कर रहा है उससे ये समझ पाता।
तो उसको अगर वो समझ पाता, वो जो श्रेणी का वो एक्ट कर रहा है, तो उसको सज़ा दो, तो उसको जे एक्ट के तहत ट्राई करो, वरना उसको मत ट्राई करो, ठीक है, वरना उसको छोड़ दो। तो सीधा सीधा सेक्शन 21 भारतीय न्याय संहिता हमें क्या बताता है, वांट ऑफ मैच्योरिटी के बारे में बताता है, ठीक है। सेक्शन 20 में तो डोली इनकम टैक्स बताया गया था, लेकिन सेक्शन 21 भारतीय न्याय संहिता का बताता है वांट ऑफ मैच्योरिटी की, भाई समझदारी की अभी बड़ी जरूरत है बच्चे को, ठीक है। बेशक से 7 साल से ऊपर है, ये 12 साल से नीचे का, इसने कोई अपराध किया है, अगर उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेज, वो क्या एक्ट कर रहा है, उसको उसके नेचर के बारे में पता नहीं, किस श्रेणी का वो एक्ट है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर पता है, वो इतना चालू बच्चा है कि वो कर सकता है ऐसा कांड, तो उसको जेल करो, उसको जे एक्ट की तरह, जे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बोर्ड के तहत उसको ट्राई करो। तो यह होता है हमारा, यहाँ हमारा होता है सेक्शन 21 भारतीय न्याय संहिता का कंप्लीट। अब इसमें एक एग्जांपल दे दूँ सेक्शन 21 भारतीय न्याय संहिता का। भाई देखिए, ए जो कि एक बच्चा है जो कि 10 साल की उम्र का है, ए जो कि एक बच्चा है जो कि 10 साल की उम्र का है, ठीक है। तो वही एग्जांपल, उसका ए का फादर होता है मिस्टर एक्स, उसके पास लाइसेंसी गन होती है मिस्टर एक्स के पास, और मिस्टर एक्स हमेशा क्या करता है, अपनी लाइसेंसी गन को अपनी वार्डरोब में रख कर सोता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ भाई, जो 10 साल के बच्चे होते हैं आजकल पूरे गुरु हो रहे हैं, ठीक है। अब सबको ऐसे ही अगर वांट ऑफ मैच्योरिटी का बेनिफिट देने लगे, सबको छोड़ने लगे, तो ये गुरु हो जाएंगे, ये पूरी जनता जनार्दन को खाली कर देंगे। तो देखिए अब क्या होता है, मिस्टर जो ए होता है, जो बच्चा होता है 10 साल का, वो अपने पापा की वार्डरोब में से रात को गन निकाल लेता है, गन निकाल के क्या करता है, और वो पूरी तरह से ट्रेंड है, वो भाई फ़ोन पर पबजी गेम भी खेलता है, वो टीवी पर पंजाबी गाने सुनकर भी पंप में आ जाता है, हाइप क्रिएट करता है, सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनता है, जेजीबी के गाने सुनता है, जो कि रिवॉल्वर, जो कि गन कल्चर को मोटिवेट करते हैं। तो उसमें अब वो क्या करता है, उसको क्या करता है वो बच्चा, अब उसी तरह से गन में गोलियां डालता है और अपने पापा को शूट कर देता है रात को सोते सोते। तो अब वो बच्चा, अब जज उसकी क्या चेक करेंगे, उसकी वांट ऑफ मैच्योरिटी चेक करेंगे उस बच्चे की, क्या इसमें समझदारी थी जब ये एक्ट कर रहा था, क्या इसको पता था कि ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकालने वाला है। अगर हाँ उसको पता था कि भाई जो तेरे पंजाबी गानों में जो गोलियां चलती है उससे किसी की डेथ होती है, अगर उसको या उसने रिजल्ट्स निकाल लिए थे ये गाना सुनते सुनते, पबजी गेम खेलते खेलते, कि हाँ भाई जो मैं M14 जो पबजी में गन होती है उससे गोलियां मार रहा हूँ, तो अगला जो कार्टून जो करेक्टर है वो मर जाता है। तो ऐसे अगर मैं रियल लाइफ में अपने डैड के साथ करूँगा तो वो भी मर जाएंगे। तो जज उसका, भाई जज डॉक्टर थोड़ी है, जज भाई असिस्टेंस लेगा, किसका लेगा, ओबियसली डॉक्टर्स का लेगा, चाइल्ड डॉक्टर्स का लेगा, साइकेट्रिस्ट का लेगा और डॉक्टर्स का लेगा, जो कि जज को असिस्ट करेंगे कि हाँ इस बच्चे में भाई इतनी, जज साहब पूर्ण तरीके से इसको समझ थी कि इसको इतनी नॉलेज, इसमें सफिशेंट मैच्योरिटी थी, इसको पता था कि जो ये एक्ट करने वाला है वो किलिंग में ही कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, तो इसको सज़ा करो, तो इसको बच्चे को जे एक्ट के तहत ट्राई करो, इसको सज़ा करो, ठीक है। तो यह होगा। पर हालांकि वो होता है कि अगर एक बच्चा एक मर्डर कर देता है तो उसको इतनी सज़ा नहीं मिल पाती है, जितनी एक पूरे अडल्ट को मिल पाती है। जैसे अडल्ट को तो भाई डेथ तक मिल सकती है, लेकिन बच्चे को कभी भी इतनी सज़ा नहीं मिल पाती है, ठीक है। लेकिन भाई होने को हो भी सकता है, मिल भी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 21 भारतीय न्याय संहिता का कंप्लीट, जो कि आज हमने पढ़े सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 21 तक जनरल एक्सेप्शंस के पूरे डिटेल में। बस वही मेरी बात, भाई नोट्स आगे पढ़ाऊंगा, वो बार बार मैं कह रहा हूँ, इसके लिए मेरे को माफ़ी करो। लेकिन सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 21 तक मैंने आपको ऐसा बताया इस 1 घंटे में, बिल्कुल आपको ऐसा समझाया है जो कोई भी गुरुजी समझा नहीं सकता। मेरे को भी मेरे गुरुजी ने ऐसे समझाया था, मैंने हूबहू उनकी बातें आपको बताई है। बस मैं थोड़ी बहुत एग्जांपल्स ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना मुखड़ा दिखाते हुए आपको पढ़ रहा हूँ। अगर मेरे पास आईपैड वगैरह कोई होता तो मैं उससे पेन से आपको पढ़ाता, अगर आने वाले टाइम में ले लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर इलस्ट्रेशंस को और अच्छी तरह समझेंगे, काटा कूटा मार के सारे ड्राइंग बना के कि इसने ये किया इसने ये किया, तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। पर फिलहाल के लिए तो इसी से काम चला लो, मेरे वर्डिंग से, मेरे मुख से लिखी हुई ध्वनि से काम चला लो, इसमें ही बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने भारतीय न्याय संहिता की कौन कौन से कंप्लीट किए, सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 21 भारतीय न्याय संहिता के हमने पूरी तरह से बेरेट वाइज कंप्लीट कर दिए। अब हम कल से चालू करेंगे सेक्शन 22 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब हमारी 2-3 दिन लग जाएंगे जनरल एक्सेप्शंस कंप्लीट होने में, ठीक है। और जनरल एक्सेप्शंस में एक बात और मान के चलिए, मैं जनरल एक्सेप्शन में ये मर्डर के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई मर्डर से बड़ा कोई भी ऑफेंस है नहीं, ठीक है। अब जो मर्डर से नीचे जो ऑफेंसेज है ना वो इम्प्लिसिट है। अब जो भी सिचुएशन आए ना उसे मान के चलिए ना कि हाँ इस सिचुएशन में ये हुआ था तो एक्सेप्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मर्डर का एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूँ कि मर्डर तो भाई सबसे हाईएस्ट डिग्री का क्राइम है, उससे ऊपर तो कुछ ऑफेंस हो ही नहीं सकता। तो जो सारे छोटे मोटे चोरी है, किडनैपिंग है, डाका डूका डालना है, वो उससे नीचे इम्प्लिसिट है। तो और भी आप कोई भी सिचुएशन अगर एग्जाम्पल बना सकते हैं तो बना के चल सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। बाय बाय, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक यू।